रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से ये हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है। इसको हमने बेसिक अलजेब्रा आज हमने करना है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ 4 टॉपिक शामिल हैं, वो मैंने आपको मेंशन कर दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास परसेंटेज था, उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक मीन था, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, और एंड पे आपके था बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, तो आज हमने बेसिक अलजेब्रा को स्टार्ट करना है। कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लें। अगर ना हो सका, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट भी एक लेक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट्स मैंने आपको सारे शेयर कर दिए थे। ठीक है, नोट्स आपकी जो फाइल यही है, इसी फाइल को ही आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ये आपके पास 31 पेज की फाइल है, तकरीबन 31 पेजेस। सिर्फ यही आपने करना है। हमने स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल कंसाइज सा शार्ट सा काम करना होता है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो आपके पास जो मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। अगर आप ये फाइल अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो है ना जी मैथमेटिक्स का इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी एएसएफ इंस्पेक्टर या एडीएसएफ का पेपर दिया हुआ है, या एडीएफआईए का या कस्टम का कोई भी एफपीएससी का पेपर दिया हुआ है, उनको पता चल रहा होगा कि हमारा जो सिलेबस सारा कवर हो गया है। मैथमेटिक्स हमारा कवर हो गया आज इंशाल्लाह ताला। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है ईद की छुट्टियां, ईद के फौरी बाद जो है ना जी इंशाल्लाह जो है हम क्या करेंगे जी, करंट फेयर को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने पहले करंट फेयर को स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर इंग्लिश, इस्लामियात और मुताला आपका होगा। जो 3 सब्जेक्ट्स आपके रह जाएंगे। तो हमने जी ये मैथ अपना कंप्लीट कर लिया। तो ईद की छुट्टियों में आपने मैथ को ही बार बार करना है। ठीक है, आपका बेसिक अलजेब्रा होता है ना जी, बेसिक अलजेब्रा असल में बेसिकली इसका जो क्वेश्चन है वो तो हर क्वेश्चन में एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा में ये बुनियादी तौर पर आपने ये सीखना है कि आपको मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें आती हैं क्या। मैथ का आपको जो बुनियादी चीजें हैं, आपकी जो बुनियादी जमा तफरीक है ना जी, ज़रब तकसीम है, वो आपको चीज आती है कि नहीं। ठीक है जी, मैथमेटिक्स की बेसिक्स का आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिक में आपके पास वो हर क्वेश्चन में एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आसान होते हैं। ये नर्सरी समझ लेके प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, प्राइमरी या एलिमेंट्री क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके ये क्वेश्चन होते हैं। जमा तफरीक, ज़रब तकसीम, मैक्सिमम ये है, या बटे वाली जमा तफरीक होगी, या शारी वाली जमा तफरीक आ जाएगी, या जनाब आपकी पावर वाली जमा तफरीक आ जाएगी, या जजर वाली आ जाएगी। यही आपके पास होते हैं। बेसिकली आपने जमा तफरीक ही करना है, मुख्तलिफ एंगल से आपने करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो टॉपिक्स आपके सेलेक्ट किए हैं वो नंबर 1 बॉर्ड मैथ्स है, फिर फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, नंबर सिस्टम है, पावर रूल या स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, ये मैंने आपको 5 टॉपिक्स करवा दूंगा, और इनमें से जो है ना आपके तकरीबन 80 to 90% यहां से क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो आपके पास 10 to 20% रह जाएंगे ना, वो आपने पास पेपर जब आप कर लेंगे ना जी, ये पास पेपर तकरीबन मैंने आपके लिखे हैं 125। ठीक है, ये 125 पास पेपर्स हैं। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये 125 क्वेश्चन आप इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका बेसिक अलजेब्रा भी सारे के सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हमने सबसे पहले जो है ना बात करनी है बॉर्ड मैथ्स की। तो बॉर्ड मैथ्स आपके पास सिंपल सा एक रूल होता है जमा तफरीक करने का। उसको हम कहते हैं जी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, या इसको हम कहते हैं जी जो आपके पास पावर होती है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब है, आपने ये तरतीब याद रखनी है, BODMAS, बॉर्ड मैथ्स। मीन्स के अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया है, अगर इस क्वेश्चन में आपके पास जमा तफरीक, ज़रब तकसीम, ब्रैकेट वगैरह मीन के एक से ज्यादा अलामतें एक ही क्वेश्चन में आ जाएं, जैसे लिखा हो ना आपके पास लिखा है 5 + 7, तो आपको पता है 5 और 7 12 होते हैं। या लिखा हो 7 - 3, तो आपको पता है 7 में से 3 निकाले आपके पास 4 होता है। लेकिन अगर आपके पास लिखा हो 7 × 3 + 1, अब देखें ये 7 × 3 + 1 है। अगर मैं पहले इसको करूं 3 और 1 4, 4 × 7 कर लूं तो 7 4 बार आपके पास आ गया जी 28 आ गया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं जो है ना जी ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूं, 7 3 बार 21 और 1 आपके पास आ गया 24 बन जाता है। आप देखें सिर्फ तरतीब मैंने बदली है, तो एक का आंसर आपका 24 आ रहा है, एक आपके पास आंसर 28 आया, इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जब आपके एक ही क्वेश्चन में मुख्तलिफ अलामतें यूज हो जाती हैं, तो उनको आपने कौन सी अलामत को पहले इस्तेमाल करना है, कौन सी अलामत को बाद में आपने सॉल्व करना है, ये एक तरतीब का नाम होता है बॉर्ड मैथ्स। ठीक है, ये बॉर्ड मैथ्स आपने याद करना है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ या ऑर्डर, या इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। मीन के अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ये सारी लामतें या इनमें से कुछ लामतें आ जाएं, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर को, फिर आपने डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसे एंड पे आपने सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करना होता है, इसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है
आपके पास है जी, ये लिखा हुआ जी 6 + 2 × 5 अंडर आगे ब्रैकेट है 5 - 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया था, ऊपर मुझे चेंज करना नहीं याद रहा, नीचे नीचे वाली है। आपके पास क्वेश्चन ये है 6 - 5, आपके पास है +2, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय आपके पास है जी ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपने ये अलामत इस तरीके से करनी है। ठीक है, ऊपर मुझे थोड़ा सा मैंने अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझाना था, ये मैंने अभ्यास में ऐड किया था नीचे वाले स्टेप्स में, ऊपर वाले स्टेप में मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर लेना, ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हो कि पता नहीं ऊपर तो 5 है, नीचे 5 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया। ठीक है, आप देखेंगे -3 एंड पे है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें जमा तफरीक जरब तकसीम वगैरह सारा कुछ इकट्ठा आ जाए, तो आपने क्या करना है, साइड पे आपने लिख देना है बॉर्ड मैथ्स, BODMAS, बॉर्ड मैथ्स। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप देखें यहां पे आपके पास ब्रैकेट कहां पे नजर आ रही है, ये आपके पास ब्रैकेट है। आप ब्रैकेट को रहने दें, बाकी सारा वैसे के वैसे लिख दें। 6 - 5 + 2 मल्टीप्लाई और उसके बाद तकसीम 2 - 3। ये ब्रैकेट जो थी ना, ये इसको हमने अब सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5 - 3, 5 - 3 होता है 2 ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या था, इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहे थे वो मैंने सबसे पहले सॉल्व कर लिए। अब ब्रैकेट के बाद आपकी बारी है ऑर्डर की, ऑर्डर या ऑफ की, इसको हम कहते हैं जी, इसका जो आपके पास इसकी पावर है। ठीक है, अब देखें पावर कहां पे आपको नजर आ रही है, ये आपकी पावर है। बाकी सारे वैसे के वैसे अलामतों समेत आप वैसे लिख दें। 6 - 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 -3। अब दो की दो पावर होती है 4, दो का मरबा आपके पास 4 होता है, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपने देखना है, ये ऑफ भी आपका हो गया, फिर आपके पास बारी है डिवीजन की। अब देखें यहां पे डिवीजन आपको नजर आ रही है, ये आपके पास डिवीजन है, ये तकसीम है। अब डिवीजन की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो नंबर है ना, इन दोनों को रहने देना, बाकी सारा आपने वैसे के वैसे लिख लेना है। 6 - 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय और -3। ठीक है, ये आपने 4 तकसीम 2 छोड़ दिया था, इसको अब सॉल्व कर लें। 4 को 2 पे तकसीम करें, आपका आंसर आता है 2। 4 को 2 पे तकसीम करें, आंसर 2 आता है। आप देखें डिवीजन भी आपकी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की बारी है। आप देखें ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, ये 2 और 2 के दरमियान, बाकी सारा लिख लें। 6 - 5 प्लस और -3 दरमियान में क्या, 2 2 बार 4, ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन की भी बारी खत्म होगी। उसके बाद आपके पास आ गई एडिशन की बारी आ गई है। अब एडिशन देखें आपको कहां कहां पे नजर आ रहा है। जब यहां पे आपने एंड पे आ जाना है, तो ये आपने एक कंसेप्ट याद कर लेना है, आपने एक कंसेप्ट याद कर लेना है। ये आपके पास बन रहा है जी 6 - 5 + 4 - 3। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट एक याद करना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सिर्फ यही कंसेप्ट बार बार पूछता है। जब एंड पे आपके सिर्फ प्लस और माइनस रह जाएंगी ना, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेरे पास प्लस की निशानी है और 5 और 4 को मैं जमा कर दूं, हालांकि ऐसा नहीं है। क्या है जी, इसमें ये जो आपके पास 6 है ना, 6 प्लस का है, जिसके आपने राइट साइड पे देखना, लेफ्ट साइड पे देखना होता है। 6 के साथ कोई अलामत नहीं है, तो आपका ये 6 प्लस का है। ये जो माइनस है ये 5 के साथ है, ये प्लस 4 के साथ है और ये -3 के साथ है। ठीक है, 6 आपका प्लस का है और 4 भी आपका प्लस का। प्लस वाले आपने लैदा कर लेने हैं और माइनस वाले आपने लैदा कर लेने हैं। ठीक है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका आंसर जो है ना गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 6 + 4 आपके पास 10 हो गया, ये आपके एडिशन में मुकम्मल होगी। -5 और -3 आपके पास आ गया। 10 में से 5 निकालें 5, 5 में से 3 निकालें, आपके पास आ गया 2। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको मजीद जो है ना जी इसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को। ठीक है, ये आपके पास बॉर्ड मैथ्स होता है। जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन इसमें अलामतें एक से ज्यादा आ जाए, तो आपने क्या करना है, उसको आपने इस तरीके से इस तरतीब के साथ आपने करना होता है। इसको हम बॉर्ड मैथ्स कहते हैं। अब जो अलामतें, जो आप ब्रैकेट है ना, ब्रैकेटें भी आपके पास 3 तरह की होती हैं। सबसे छोटी ब्रैकेट है, ये दरमियानी ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस को बोलते हैं। ठीक है जी, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। अगर ये ब्रैकेटें भी एक से ज्यादा आ जाए, तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने दरमियानी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को करना है, और उसके बाद फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट या सबसे बड़ी ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना होता है। ये ब्रैकेटों की भी आपके पास तरतीब होती है। ये आपके पास बॉर्ड मैथ्स होता है। ठीक है, अब आप बॉर्ड मैथ्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको काफी नजर आएंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपके पास आता है जी फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के वाले से क्या है जी, फ्रैक्शन आमतौर पर तो इसको बटे वाली रकमों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। बटे वाली रकम जो भी होती है उसका आंसर इशारिये में आता है। ठीक है, तो आप समझ लें कि आपने इशारिये वाली जमा तफरीक भी सीखनी है। इशारिये वाली जमा तफरीक क्या होती है, जैसे आपके पास लिखा हो ना जी 2 + 2, ये लिखा हो ना, तो आपके पास इसको फटाफट हम कह देते हैं 4।
आप ये 4 कैसे आता है, जैसे लिखा हो ना जी 21 + 3 ऐसे लिखा होता है, हम फटाफट इसको 24 कर देते हैं। ये हम कैसे लिखते हैं, असल में इसको ऐसे लिखना चाहिए 21 + 3 आपके पास आ गया 24, से इसको जमा ऐसे हम करते हैं। लेकिन अब मुझे किसने बताया है कि ये 3 1 के नीचे आएगा, ये 3 2 के नीचे भी तो आ सकता था, 4 2 1 4 और 1 41 बन जाए। तो मुझे किसने बताया है कि ये 2 है, ये 1 के नीचे आना है। ये रूल होता है, उस रूल को आपने याद करना है। उस रूल को याद करने से पहले एक बात आपने याद कर लेनी है, आपके पास लिखा हुआ है ना 52, तो ये आपने 52 इसको पढ़ रहे हैं, हालांकि ये 52 नहीं लिखा हुआ, ये 52.0 लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी नंबर के बाद इशारिये के बाद 0 आता है तो उसको हम अंडरस्टूड करके ना कॉमेंट्स को हम खत्म कर देते हैं, हम जैसे ही 52 लिख देते हैं। हालांकि कोई भी नंबर जो होता है इशारिये के बगैर लिखना नहीं चाहिए। आपके पास लिखा हुआ ना 17 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 17 नहीं है, ये 17.0 है। ठीक है जी, हर नंबर के पास इशारिया होता है, जिसका इशारिया नजर नहीं आ रहा होता है उसका इशारिया एंड पे होता है। हर नंबर आपका इशारिया वाला नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास जब जमा तफरीक आपने करनी है तो इशारिये के ऊपर इशारिया आना चाहिए, इशारिया आपने आउट नहीं करना होता। जैसे लिखा हो ना 21 + 3, अब 21 का इशारिया यहां पे है, इशारिया 0, 3 का भी इशारिया यहां पे है। जब हम इसको जमा करते हैं 21 लिखा इशारिया 0, अब इशारिया के नीचे आपने इशारिया लगाना होता है। आप देखें इसमें 3 में राइट साइड पे 0 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे 3 आ रहा है। इस तरीके से आपने इशारिये के ऊपर इशारिया रख के फिर आपने एडजेसेंट जो भी आपके नंबर होते हैं लेफ्ट साइड पे उसको आपने लेफ्ट राइट पे लिख देने होते हैं। ये 0 का 0 आ गया, इशारिया का इशारिया, 3 और 1 4 और 2 का आपके पास 2 आ गया, ये 24.0 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास इशारे वाले नंबर आ जाए, जैसे लिखा हो 5.7 + 11.3 ऐसे आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है 5.7, अब इशारिये के नीचे आपने इशारिया लगाना है इनको जमा करने के लिए। अब देखें इशारिये के राइट साइड पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इशारिये के राइट साइड पे 3 लिख दिया। अब देखें इशारिये के लेफ्ट साइड पे 11 आ रहा है तो हमने 11 लिख दिया। अब 5 के नीचे 1 आ गया, आगे जगह खाली है तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, एक नंबर के नीचे हमने नंबर लगा दिया। ठीक है, जब आप इसको करेंगे 7 और 3 10, आपके पास 0 1 का असल, इसको हम कैरी करते हैं। ठीक है, आगे चला जाएगा इसके ऊपर 5 और 1 6 6 आपके पास 7 आ गया, और 1 का 1 इशारे के नीचे इशारिया, जिसका आंसर आपका 17 आ गया, 17.0। इस तरीके से आपने जो इशारे वाली जमा तफरीक होती है उसको हमने ऐसे करना है, जमा और तफरीक को इस तरीके से आपने करना है। अगर माइनस आ जाए ना तो वो भी आपने ऐसे करना, जैसे लिखा हो ना जी 23.25 माइनस आपके पास आ जाए जी 1.74 फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आ गया। तो आपने इसको भी ऐसे ही करना है, 23.25 माइनस इशारे के नीचे इशारिया, इशारिये के राइट पे देखें 7 और 4 एक नंबर के ऊपर नीचे नंबर लिखे, और लेफ्ट पे क्या है 1 आया, ये 1 आ गया, ये दो नीचे से खाली बच गया। जितने नंबर आते हैं उतने आपने लिखने हैं। ठीक है जी, 5 में से 4 निकालने 1, 2 में से 7 नहीं निकलते, यहां से कैरी लिया 12 बन के, 12 में से 7 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। इशारे के नीचे इशारिया आ गया, यहाँ पे 2 बच गए तो 2 में से 1 निकालूंगा 1 और 2 का 2, 21 इशारिया आपके पास 51 आ गया। इस तरीके से आपने इशारिया वाली जमा तफरीक करनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद आप अब बारी आती है इशारिया वाली ज़रब तकसीम की, वो आपने कैसे करनी है। आपके पास लिखा हो ना 2.2 × 0.2 ऐसे लिखा हो, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आपने एक ही रूल रखना है। जब आपके पास इशारिया वाली ज़रब या तकसीम आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने समझना है कि ये मेरे नंबर में इशारिया नहीं है। अगर इसमें इशारिया ना होता तो मेरे पास ये 22 होता ना, अगर इसमें भी इशारिया ना होता तो मेरे पास ये 02 होता। ठीक है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4 44 आ गया। अब आपने क्या करना है, अपनी जो ओरिजिनल आपकी रकम होती है उसमें इशारिये के बाद आपने नंबर गिन लेने हैं। इसमें इशारिये के बाद 1 नंबर था, इसमें भी इशारिये के बाद 1 नंबर था, तो आपने आंसर में भी इशारिये के बाद 2 नंबर लिखने हैं, एक इसका और एक इसका। आपने नंबर्स पूरे कर देने हैं इशारिये के बाद। आप देखें ये 1 2 यहाँ पे आ गया इशारिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 0 लगा लें ताकि हमारा इशारिया प्रोमिनेंट हो जाए, मीन्स के हमारे आंसर में इशारिये के बाद 2 नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट वैसे इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो 2 डिजिट्स आपके इशारिये के बाद होने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे लिखा होता है ना 0.2 × 0.2 ऐसे लिखा होता है। आपने क्या समझना है, इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है, इशारिया इसमें कोई नहीं है। अगर इशारिया ना हो, ये भी 2 हो, ये भी हो, 2 2 बार 4 होता है। लेकिन अब मैंने आंसर में इशारिया लगाना है, इशारिये के बाद 1 नंबर है, इशारिये के बाद 1 नंबर है, दोनों मिलाएं तो आपके पास 2 नंबर बनते हैं इशारिये के बाद। आपने इशारिये के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं, एक तो नंबर ये आ गया, अगला हमारे पास नहीं है, अपने पास 0 लगा के यहाँ पे इशारिया लगाना है, तो 0.04 आ गया। हमने इशारिये के बाद जितने नंबर थे उनको काउंट करके इनका लिख दिया, तादाद लिखनी है। ठीक है, एक और नंबर करवा देता हूं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। 0.1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 3.17 फॉर एग्जाम्पल, ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप समझेंगे इसमें इशारिया कोई नहीं, इसमें भी इशारिया कोई नहीं है,
317 है ये और ये 1 है, 317 एक बार 317 आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, इशारे के बाद नंबर गिनने हैं, इशारे के बाद एक नंबर, यहाँ पे इशारे के बाद दो नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर टोटल है। तो हमने एंड से 1 2 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे इशारे लगा दें, 0.317 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन की तकसीम आ जाए तो वो आपने कैसे करनी है। तकसीम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है, आपके पास आ गया 1.44 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 0.12, फॉर एग्जांपल ये आ गया, या 1.2 कर लें, जरा आसान रहेगा, 1.2 आ गया, ठीक है। अब आपने यूं समझना है कि इसमें इशारिया कोई नहीं है। अगर इसमें इशारिया ना हो तो ये आपके पास 144 आपके पास बनता है, इसमें इशारिया ना हो तो ये आपके पास 12 बनता है। अब 144 को 12 पे तकसीम कर लें, 144 को 12 पे तकसीम करेंगे, 12 एक बार 12, 2 बार के ऊपर से चारों तरफ 12, 2 बार 24, आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया 12। आंसर आपके पास 12 आ गया है। लेकिन आपने क्या करना है, इशारिये में आंसर में भी इशारिया लगाना है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का उलट करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, हम इन दोनों नंबरों के इशारिये को काउंट करके, इशारिया को काउंट करके दोनों को जमा करते थे। लेकिन अब यहां पे हमने इनको माइनस करना है। इसमें आपके पास 2 है और इसके बाद 1 है, 2 में से 1 निकालना तो 1 नंबर बचता है। हम हमारे आंसर में 1 नंबर छोड़ के इशारिया लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो हमने इसके इशारिये के बाद 2 नंबर है, इसके इशारिये के बाद 1 नंबर है, तो हमारे आंसर में इशारिये के बाद 3 नंबर आने थे, 3 डिजिट आने थे। लेकिन जब आपने तकसीम करना होता है तो तकसीम में आपने क्या करना है, आपने इशारिया की उसमें दोनों में जो इशारिया की रकमें है ना, इशारिये के बाद उनका फर्क लिखना होता है, दोनों में फर्क कितना है। इसमें इशारे के बाद 2 नंबर है, इसमें इशारे के बाद 1 नंबर है, तो दोनों में से 1 निकालो, एक नंबर बचता है, तो हमने आंसर में 1 नंबर छोड़ के इशारिया लगा दिया। तो ये आपके पास होता है जी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की भी वो आपसे बोर्ड में पूछ सकता है, लिख देगा 0.1 प्लस 0.2 माइनस आपके पास लिखा था 0.3, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 ऐसे लिख देता है, ठीक है, और यहां पे एक ब्रैकेट लगा देगा। तो अब आपको क्या होना चाहिए, इशारे वाली जमा, तफरीक, ज़रा, तकसीम तीनों आपके पास आनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपके पास फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है कि बटे वाली रकम को फ्रैक्शन कहते हैं, और बटे वाली रकम का हमेशा आंसर आपके पास इशारिये में आता है, ठीक है जी। लेकिन जो बटे में फ्रैक्शन लिखी होती है ना जी, बटे में आपके पास फ्रैक्शन होती है ना, ऐसे लिखा हो ना 5/7, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाले रकम उसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इसको मखरज, उसको शुमार को निंदा उर्दू में कहते होते थे, ठीक है। तो न्यूमिरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। डी ग्रेड करना किसी को, डी ग्रेड नीचे वाला बंदा होता है ना, तो नीचे वाला बंदा होता है नंबर, डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला नोमिनेटर, नोमिनेटर नामी ग्रामी जो बंदा होता है वो ऊपर ही होता है ना जी, ठीक है। तो नोमिनेटर ऊपर होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखा हुआ है 3/7, इसमें बताएं जी 3 क्या है, नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, आपके पास फ्रैक्शन है, या नन ऑफ दीज है। तो 3 आपके पास न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर, और 7 आपके पास डिनोमिनेटर है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने फ्रैक्शन के बारे से ये भी क्वेश्चन याद कर लेना, ये इसके कंसेप्ट के बारे से पूछ लेता है, ठीक है। और फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन के बटे के कभी नीचे 0 नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है 0/3 लिख दें, इसका आंसर 0 आ गया। लेकिन जो फ्रैक्शन में बटे के नीचे कभी भी 0 नहीं आता। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रैक्शन के नीचे 0 आ सकता है कि नहीं, फ्रैक्शन के नीचे 0 कभी भी नहीं आ सकता। ऐसा था a/b, और उसके बाद कहता जी b नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, b 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने फ्रैक्शन के वाले से चीजें कुछ याद करनी होती हैं। उसके बाद आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है जहां पे आपके पास बराबर का निशानी आती है, बराबर की निशानी आती है, वहां पे आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है? बराबर की दोनों तरफ अगर आपके पास कोई बटे वाली रकमें है ना, बटे वाली है या जमा तफरीक वाली है, कोई ना कोई रकम तो होगी। ऐसे आपके पास लिखा हो a/b, इधर लिखा हो c/d, तो आपने क्या करना है, ये जो इसका नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें क्रॉस बन गया, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। AD बराबर आपके पास होता है BC, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा हो 2/3 बराबर आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है जी 4/6, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 6 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, 3 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, 3 6 2 बार 12 बराबर 3 4 बार 12। इस तरीके से आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को करना होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास बराबर के दोनों तरफ एक से ज्यादा नंबर लिखे हों, आपके पास लिखा हो 2 + 3 बराबर लिखा हो आपके पास 6-1 ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको 3 को उधर लेके जाना है तो 3 अगर इधर जमा हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 बराबर आ गया 6 - 1 - 3। अगर आपके पास ये माइनस इधर 1 है, इसको मैं जो आपका बराबर की निशानी इसको मैं क्रॉस करवाता हूं,
ठीक है, इसको ऊपर से हम जंप करते हैं तो माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, 3 + 1 बन जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल होता है कि अगर आपने बराबर की निशानी को बाईपास करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवीजन बन जाता है और डिवीजन उधर आके मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है और माइनस इधर आके प्लस हो जाता है। तो सिर्फ ये बात आपने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखनी होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, इस तरह पूछेगा 11x - 10 = 6x। इसमें से x की वैल्यू निकालें। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x वाली सारी रकमें एक पर तरफ करेंगे और x के बगैर वाली एक तरफ कर देंगे। अब ये 11x है और उधर एक 6x है। अब 6x इधर जमा करना, इधर आके -6x हो जाएगा और ये x के बगैर 10 है, उसको उधर ले जाएं, बराबर की उस तरफ ले जाएं। ये इधर 10 माइनस का हो रहा था, उधर जाके 10 प्लस का बन जाएगा। ठीक है, 11 में से 6 निकालने, आपके पास बन गया 5x। 11x में से 6x निकल के 5x बच गया, उधर आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप ये 5 देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको उधर लेके जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, तो x की कीमत आपके पास क्या आ गई जी, 2 आ गई। हमने x की वैल्यू को निकालनी थी, x को हमने सेपरेट कर लिया, x के साथ हर चीज जो भी थी उसको जमा तफरीक उधर हम ले गए, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आपसे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 2x = 13 बटा 3 बराबर आपके पास है x - 2 बटा 5। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई है, या यहां पे ब्रैकेट आनी थी। ठीक है, x - 2 बटा 5। अब आपने क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। 5 दो बार 10x जमा 5 3 बार 15 बराबर आएगा 3 को x के मल्टीप्लाई करें 3x - 3 दो बार 6। अब आपने x वाले एक साइड पे कर लेने हैं, x के बगैर एक साइड पे कर लेने हैं, या 10x 3x उधर जाकर -3x हो जाएगा और उधर आपके पास -6 लिखा हुआ, तो 15 भी उधर जाके -15 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 निकलेगा, आपके पास 7x बन गए, 15 6 -21 आपके पास आ गया। x आपके पास आएगा -21 बटा 7। ठीक है जी, -21 बटा 7 हो जाएगा। 7 एक बार 7, 7 3 बार 21, x आपके पास आ गया -3। इस तरीके से आप इसको x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जब आप अब अभी पास पेपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन नजर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो आपने कर लेने हैं। उसके बाद अगला आपके पास होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्या क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपने नंबर सिस्टम के नाम याद करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर होता है पेंटल नंबर सिस्टम, फिर होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर होता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर होता है रोमन नंबर सिस्टम। नंबर्स को लिखने का तरीका है, जैसे आपके पास है, हम उर्फ आम में आमतौर पे जो हम गिनती यूज करते हैं वो हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर क्या होता है, असास 10 का निजाम। असास 10 का निजाम, असास 10 के निजाम को असास 10 का निजाम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी असास 10 डिजिट पर है, इसकी बुनियाद 10 डिजिट पर है। वो कौन से हैं, वो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए, इन सबको काउंट कर लें तो आपके पास टोटल ये 10 डिजिट बनते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 बन जाते हैं। तो ये 10 डिजिट ही पूरी दुनिया में है, इन्हीं से ही मिलकर सबसे सारी रकमें बनती हैं। जितनी मर्जी आपने बड़ी रकम लिखनी हो तो आपने इन्हीं नंबर्स को आपने यूज करके तो आपने इसको रकम बनानी होती है। तो ये आपके पास असास 10 का निजाम है। तो वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, जनाब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, असास 10 का निजाम है, उसका सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा होता है, इसका सबसे बड़ा डिजिट आपके पास 9 होता है। या पूछता है डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, टोटल आपके पास 10 होते हैं। इसी तरीके से जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, पहले 2 0 और 1। ठीक है, आपके पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो वो पूछता है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज होते हैं, और 2 होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास पेंटल नंबर सिस्टम है। पेंटल में पहले 5 यूज होते हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट आपके पास 4 यूज होता है और टोटल आपके पास 5 होते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 8 होते हैं टोटल। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 7 हो गया। बच्चे पजल कहां पे होते हैं, पजल इस यहां पे होते हैं जब वो कहता है कि आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होता है। हम कहते हैं ऑक्टल नंबर जो हमारा असास 8 का निजाम है, तो सबसे बड़ा डिजिट भी 8 ही होगा। वैसे ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा 7 है, क्योंकि 7 पे 0 को ऐड जब करते हैं तो यहां पे जाके 8 पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ऑक्टल नंबर में सबसे बड़ा डिजिट आपके पास 7 आ गया। उसके बाद आपके पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल आपको बता दिया, सबसे बड़ा 9 है, टोटल 10 है। उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल होते हैं। हेक्साडेसिमल असास 16 का निजाम होता है, असास
16 का निजाम होता है, लेकिन उसमें भी आपके पास जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 10 होता है। उसके बाद ए बी सी यूज हो जाती है, ए बी सी हम यूज करते हैं, ठीक है जी। टोटल आपके पास है, तो उसमें कहता है जी वो कौन सा निजाम है जिसमें डिजिट्स और अल्फाबेट्स दोनों यूज होते हैं, वो आपके पास होता है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और वो निजाम कौन सा है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स यूज होते हैं, वो आपके पास रोमन नंबर सिस्टम है। वो आपके पास रोमन नंबर सिस्टम है। वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज होते हैं, वो नंबर रोमन नंबर सिस्टम है। रोमन नंबर सिस्टम सारे के सारा आपके पास ये है IVX LCDM, ये आपने याद कर लेना है। आई कहते हैं 1 को, वी कहते हैं 5 को, एक्स कहते हैं 10 को, एल कहते हैं 50 को, सी कहते हैं 100 को, डी कहते हैं 500 को और एम कहते हैं 1000 को, ठीक है। तो ये आपने एक तरतीब याद कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास वो पूछेगा कि रोमन नंबर सिस्टम में 50 को किससे जाहिर करते हैं, तो आपके पास 50 एल को कहते हैं जी, ठीक है जी। या कहते हैं जी रोमन नंबर सिस्टम में 100 को किससे जाहिर करते हैं, आपके पास जो सी आ गया, या 500 को एम डी से, 1000 को एम से, ठीक है। और उसके बाद आपके पास रोमन नंबर सिस्टम जो होते हैं ना जी, किसी भी रोमन नंबर के राइट पे कोई रोमन नंबर लिखते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपका पास लिखा हुआ ना ये 1 है, 1, ठीक है जी, 1, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी 1 ऐसे नहीं, उसको हमने आई लिखना है, आई लिखना है, आई, ये 1 है, इसकी राइट पे एक आई लिखते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। एक और लिखते हैं ये 3 बन जाता है, ठीक है, समझ आ गया जी। इसी तरीके से ये आपके पास 5 है ना, 5 है, ठीक है। 5 के राइट पे एक लिखते हैं, 6 बन जाता है। लेकिन कोई चीज इसकी लेफ्ट पे लिखते हैं ना, लेफ्ट पे, तो इसमें से माइनस हो जाती है, 5, ये 4 बन गया आपका, इसमें से एक हमने माइनस कर दिया। तो आपने आप ये सोच रहे होंगे कि हमने देखा ना आई और वी लिखा है, तो हम आई के राइट पे लिखा वी, तो इसको 1 और 5 6 क्यों नहीं बोल लेते। आपने सबसे बड़े डिजिट से काउंट करना है। यहां पे बड़ा आपके पास 5 है, 5 के लेफ्ट पे 1 लिखा हुआ, तो 5 में से 1 माइनस हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हो आपके पास एल सी ऐसे लिखा हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है सी हम कहते हैं किसको, हम सी किसको कहते हैं, 100 को कहते हैं। तो ये आपके पास 100 है, ठीक है। 100 की लेफ्ट साइड पे आपके पास एल लगा हुआ है, एल आपके पास कितना है, 50 का है। तो इसका मतलब है हमने 100 में से 50 को माइनस किया, आपके पास ये 50 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कहता है जी ये डी और इधर एल और उधर आपके पास लिख देता है, आपके पास एक्स लिख देता है, LDX लिख देता है, कहता है जी बताएं ये क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखना सबसे बड़ा कौन सा है, IVX LCDM, डी सबसे बड़ा है, डी हम कहते हैं 500 को। 500 में आप देखिए क्या चीज माइनस हो रही है, एल माइनस हो रही है। एल आपके पास किसको कहते हैं, हम 100 को कहते हैं। तो ये आपके पास बन गया 400, लेकिन ये 10 इसमें ऐड भी हो रहा है, राइट साइड पे 10 है, तो ये आपके पास ये बन गया 410। इस तरीके से आपने ये जो आपके पास होता है रोमन नंबर सिस्टम, इसको आपने लिखना होता है, इसको आपने पहचान करनी होती है। ये आपके पास रोमन नंबर सिस्टम के, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम के आमतौर पे क्वेश्चन आपका यही पूछ लेता है, वो ये बताएं जी ये जो 4 नीचे है ना LCDM, यहां से पूछ लेता है 50 को किस हजार कहते हैं, 100 को किस हजार कहते हैं, या 500 को या 1000 को, ठीक है। इसी से इजहार कर लेता है। इसके अलावा आपके पास नंबर रोमन नंबर सिस्टम है, इनकी कन्वर्जन आती है, ठीक है। कन्वर्जन कहते हैं 7 2 को 5 में कन्वर्ट करें, 5 को 8 में करें, 8 को 10 में करें। लेकिन एडी के पेपर में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आप एडी के पेपर में ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, सिर्फ आपके इसी हद तक ही पूछेगा आपसे। तो ये आपने याद कर लेने हैं आपके जो ना नंबर सिस्टम के वाले से। उसके बाद आपके पास है पावर रूल और स्क्वायर रूट, ठीक है। पावर रूल और स्क्वायर रूट को मेरे ख्याल में हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो ना कंसेप्ट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आप मिक्सअप हो जाएगा। अगला लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना जल्दी ही कर दूंगा, ठीक है। ईद से पहले हमने इसको मुकम्मल करना है। सुबह का दिन सिर्फ आपके पास है, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को ही अगला लेक्चर भी आपका रिकॉर्ड कर दूं, तो आपका हो जाएगा। अब आपका जो मेन टारगेट है वो आपने ये पास्ट पेपर्स क्वेश्चन करने हैं। पास्ट पेपर्स क्वेश्चन 125 हैं, सारे के सारे आप कर देंगे। 125 क्वेश्चन करते करते आपके 125 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट है। ये बेसिक अलजेब्रा का जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं। और ये मैं कोशिश करूंगा कि 125 के 125 सारे के सारे आपको करवा भी दूं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको करवाना पड़ेगा। ऊपर तो मैंने छोड़ दिए थे ना, जो मैंने कहा था आप खुद ही कर लें, बल्कि आपने कर भी लिए थे। चलो 2-4 क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आप मुझे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए आपको मैं करवा देता हूँ रिवीजन। लेकिन इसमें अब मैं क्या करूंगा, सारे 125 ही आपको करवा दूंगा, क्योंकि सारे के सारे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगेंगे। तो ये मैं सारे आपके ये क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यूँ आपका जो मैथमेटिक्स है ADSF का इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें से 15 नंबर का आता तो 15 से 15 नंबर ही इंशाल्लाह ताला आपके आएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।